भाई नहीं बताई क्या क्या हुआ। मुझे लगता है कि आपका ये प्रेम है कि आप मुझसे जानना चाहते हैं। देखिए एक चीजें तो मैं पहले आपको स्पष्ट करूं कि जो है लगातार सवाल दागे और मतलब पीके शाही सर जो आपके बिहार के महाधिवक्ता है, उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो एकदम शांत थे। यार क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं आप खुद को आप शिक्षक है ना, कॉमन सेंस लगाइए यार, महाधिवक्ता है, बिहार सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब एकदम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं? तो ये जो परसेप्शन में नजर है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए चीफ जस्टिस के साथ साथ ऑनरेबल जस्टिस हरीश कुमार की बेंच थी, मतलब डबल बेंच थी, और डबल बेंच में 2-3 मुद्दे थे जहां पर पीके शाही से मतलब ऐसे मुद्दे थे जहां सरकार ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाई। था कि पदोन्नति आप क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरा मतलब आप पदोन्नति कर रहे हैं या उनको फिर से राज्यकर्मी बना के वही का वही खड़ा कर दे रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हिचक थी। और एक बड़ा सवाल ये था कि जिन जहां आप ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, जब रिक्तियां जहां ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं अगर वहीं पे रिक्तियां पहले से ही हैं तो फिर शिक्षकों को ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है, ये सवाल पे थोड़ा सा पिछके। तो ये तमाम पक्ष जो है अब मैं आपको बता दे नहीं रहे, उसका पद तो बढ़ नहीं रहा है, वो उसी रेंज में जा रहा है। तो आप क्या पदोन्नति जब दे ही नहीं रहे, उनको फिर से आप नए रोल में दे रहे हैं, तो इनकी इतनी लंबी सर्विस कहां गया, इनका टेन्योर कहां गया? इस पर कोर्ट के सामने सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और एक बड़ा मुद्दा आप लोग का ये ट्रांसफर से रिलेटेड था, जिसको लेकर स्पष्ट तौर पे कोर्ट ने जब इनसे पूछा कि जिन विद्यालयों में ऑलरेडी पहले से रिक्तियां हैं ही और वहां ये जो शिक्षक पढ़ा रहे, तो फिर इनको ट्रांसफर करने की क्या आवश्यकता है जब आप वहां कोई दूसरा टीचर लेकर के आएंगे? तो इन रिक्तियों में ट्रांसफर करके बेमतलब का इन शिक्षकों को परेशान करने का क्या मतलब है, इससे क्या फायदा होगा? इस पर भी कोर्ट के पास पीके शाही ने आर्ग्यूमेंट तो दिया कि हम स्टैटिक चीजों को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, थोड़ा मतलब एक जगह पे होकर जड़ता जैसा आ जाता है, इन सब चीजों को उन्होंने कहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप ये हम समझ के आप रहने दीजिए। तो ये 4 सवाल थे जिस पर जो है कोर्ट ने उनसे जो है थोड़ा सा सख्ती के साथ बात किया और इन सवालों पे वो थोड़ा घिरते हुए नजर आए और वहां फंसते हुए नजर आए। आगे की रूपरेखा क्या है, फैसला क्या आ रहा है, कब तक आएगा, क्या क्या चीजें। और कोर्ट में हरीश कुमार सर ने जो क्रॉस क्वेश्चन किया, ऑनरेबल जस्टिस हरीश कुमार ने, जिसको लेकर के थोड़ा सा सरकार के पक्ष में बात चली गई थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन चलिए, तो अब देखिए कि हरीश सर ने ये पूछा, जब ये पूछा कि आप ये बता दीजिए हमको सिर्फ कि आप शिक्षकों को पैरेलल व्यवस्था के अंतर्गत क्यों रखना चाहते हैं, कि मतलब एक तरफ आप नियोजित भी करिएगा और एक तरफ जो है आप राज्यकर्मी भी कीजिएगा, तो इससे आपको क्या फायदा है और उनके पे स्केल का क्या होगा? तो इस पे सरकार का ये कहना है, सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम जो है शिक्षा की गुणवत्ता का फंडामेंटल राइट इस्तेमाल किया कि राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना हमारा काम है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार इनकी जो है योग्यता को हम देख लें ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये बड़ा मैटर है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपको पता है कि कोर्ट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है ना, वो फंडामेंटल राइट्स का रक्षक होता है, कोर्ट ही फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है। तो यहाँ एक फंडामेंटल राइट का सवाल उठा करके कोर्ट को थोड़ा सा बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, और यहाँ पर चूंकि सरकार बोल रही थी तो यहाँ से नियोजित शिक्षकों के वकील इस बात को नहीं रख पाए, क्योंकि उनके मौका नहीं मिला। आज पक्ष जो था सरकार का था कि ये बात कहीं लागू होती नहीं है, इतने दिन से बच्चे पढ़ ही रहे हैं और उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा ही ये शिक्षक दे रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये नियोजित शिक्षक जो है वो गुणवत्ता भरी शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन अपने अपने विद्यालयों में नहीं दे रहे हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट लास्ट में अगर कंक्लूज में हो गया होता तो कहीं ना कहीं मामला पूरा पूरा फिनिश हो गया होता। यही फंडामेंटल राइट की क्वालिटी एजुकेशन शिक्षकों के बहुत सारे उन्होंने तथ्य रखे कि शिक्षकों में ये चीजें हैं, बातें बहुत आगे हो गई है, डेवलपमेंट हो गया है, 20-20 साल से लोग शिक्षक हैं, नए नए तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं ताकि इस तरीके से कोर्ट की सुनवाई लग रही है, आपकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी और आपकी ट्रांसफर भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने स्पेसिफिकली ट्रांसफर को लेकर सवाल पूछा। सोशल साइट पे न्यूज में आप देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि जो उम्मीदवार बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 में देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित की गई थी और ऐसे में लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में। अब ये जो देख करके ऐसा नहीं है, आपको पता है कि आंसर की जो जारी किया गया है वो केवल जो 2 से 5 तक के कैंडिडेटों का आंसर की जारी किया गया। इस संबंध में जब टोल फ्री नंबर पे बात की गई और जानकारी लेने की कोशिश किया गया तो ऐसा
जानकारी सामने आ रही है कि कल तक जो है हो सकता है आपका आंसर जारी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो हाँ निश्चित तौर पे कुछ न कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबरों का अंतर नहीं होता है, 4 से 5 नंबर आगे पीछे होता है, वही आपको होगा। ऐसा नहीं कि 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाएगा या फिर अधिक हो जाएगा।